नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप? और आई होप बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। साथियों, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 3 हम यहाँ कवर कर रहे हैं। परिचय, द्रव्य एवं अवस्थाएं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड स्टेट्स, इसको हम समझ रहे हैं। हम बहुत हद तक चीजों को हम कवर कर चुके हैं। आई होप वहां तक चीजें आपके दिमाग में है, भी समझ में आ गया होगा पिछला सब कुछ। कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर उसको आप कमेंट करके बाद में डाउट क्लियरिंग सेशंस में जो है बताइएगा। हम एक बार ये देख लेंगे हमने पढ़ा कहाँ तक है। इस अध्याय में हम विसरण, द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन और द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण की तरफ हम बढ़ चले थे, है ना। तो बेसिकली हमने द्रव्य के कण पढ़ा दिए, आपको यहाँ ये पढ़ा दिया है कि द्रव्य के कण, अवस्थाएं, विसरण हम आपको बता चुके, अंतः परिवर्तन बता चुके हैं, ठीक है। और अब जो हमें देखना है वो है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण की तरफ हम चलेंगे, तो हमें अब आज से देखना है। पिछली चीजें हम जो है आपको कवर करा चुके हैं, है ना। तो यहीं से चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, सीधे हम वहीं पहुंचते हैं। और उसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हमें कवर करना था। भौतिक वर्गीकरण हो गया, रासायनिक वर्गीकरण, प्लाज्मा स्टेट वगैरह है, ठीक है। परिवर्तन हमने बता दिया। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं था, यहाँ से चीजें हम बढ़ा रहे थे आगे। और पदार्थों के वर्गीकरण को हमने आपको समझाया था। बेसिकली हम जो अब समझ रहे थे वो था ये पदार्थों का जो रासायनिक वर्गीकरण है वो हमें समझना था यहाँ से। और यहाँ जब हमने चीजें स्टार्ट करी थी तो हम थोड़ा सा साफ कर ले पहले, फिर आपको ध्यान से देखना है। चलो भैया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो देख रहे थे रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य जो है उसको हम यहाँ समझ रहे थे कि मैटर जो है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन जो है मुख्य रूप से हमने कहा था 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से मेनली इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तत्व है जिनको हम एलिमेंट्स कह देते हैं, दूसरा है यौगिक जिनको हम कंपाउंड्स कह देते हैं, और तीसरा है मिश्रण जिनको हम मिक्सचर हम कह देते हैं। और एक छोटी सी बात यहाँ जो हमको याद रखनी है वो ये है कि भैया ये तत्व और जो यौगिक है, तत्व और जो यौगिक है, ये दोनों जो हैं शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत लिए जाते हैं। क्या के अंतर्गत लिए जाते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत इनको लिया जाता है, ठीक है। जबकि जो मिश्रण है आपका उसको अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस के रूप में हम लेते हैं। 2 भागों में अगर बांटे तो इसको हम अशुद्ध पदार्थ के रूप में इसको हम लेते हैं। तो और छोटा सा, तो आइए हम समझते हैं। उसके पहले मैंने कहा था मैं अपने तरीके से पहले आपको समझाऊंगा, फिर चीजें डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो मैंने नोट्स लिखे हैं आपके लिए वो बताऊंगा। पहले तो जो मेरा तरीका है, मैं हैंड रिटन नोट्स में मैंने जो बनाया था यही चीज मैंने आपको वैसे भी दी है। ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं परमाणु की। हम काय की बात कर रहे हैं? परमाणु। ये हमारा जो परमाणु होता है, ये एटम जो होता है, ये क्या काम करता है? एटम मूल रूप से हमने आपको बताया था ये पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई होती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सब्सटेंस, ये हमने आपको बताया था। तो पदार्थ की जो सूक्ष्मतम संगठित जो इकाई है उसको हम परमाणु कह देते हैं, उसको हम एटम कह देते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। एटम जो है प्रकृति में हमने कहा था स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है ना। फ्री या इंडिपेंडेंट जो है नेचर में ये नहीं पाया जाता, और इसको हम देख भी नहीं से, वी कैन नॉट सी। बट एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें परमाणु जो है भाग अवश्य लेता है, ये बात हमको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखना है। मैंने कहा परमाणु की हमने चर्चा करी, तीन बातें मुख्य रूप से हमने आपको बताई कि परमाणु जो है पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ सब्सटेंस है, फ्री इंडिपेंडेंट नहीं है नेचर में, इसको हम देख नहीं सकते, और केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेता है। और विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जो परमाणु है भाई, याद रखना ये ग्रुप्स बनाता है, ये समूह बनाता है ना। परमाणु जो है ये समूह बनाते हैं। अब कैसे समूह बनाते हैं ये ध्यान रखना। दो टाइप से परमाणु जब समूह बनाता है, एक तो बिना अभिक्रिया के समूह बनाता है, ग्रुप्स बनाता है। एटम जो है, हमने अभी आपसे बताया कि एटम जो है, परमाणु जो है ये ग्रुप बनाएगा, एक विदाउट रिएक्शन बनाएगा और एक ग्रुप बनाएगा विद रिएक्शन बनाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है, इतनी सी बात याद रखना कि जब परमाणु बिना अभिक्रिया के समूह बनाता है, जब परमाणु जो है बिना अभिक्रिया के क्या बनाता है, समूह बनाता है, तब ये तत्व का निर्माण करता है। तब ये काय का निर्माण करता है, तत्व का निर्माण करता है। ठीक है, तो ग्रुप विदाउट रिएक्शन, एटम्स ग्रुप विदाउट रिएक्शन, बिना अभिक्रिया के परमाणुओं का जो समूह बनता है, उसको हम तत्व कह देते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, तत्व कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया नहीं हुई है, यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसके जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज नहीं आएगा, गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जो एटम के प्रॉपर्टीज है वही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रहेगी, जो परमाणु के गुण हैं वही तत्व के भी गुण रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, वहीं जब दूसरी तरफ हम चर्चा करें कि एटम का ग्रुप विद रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया द्वारा जो समूह बनता है, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल कह देते हैं, उसको हम अणु कह देते हैं। अणु में जो है जो जब एटम जो है क्या करते हैं, रिएक्शन करके समूह बनाते हैं, तो वो अणु बनाते हैं। और चूंकि रिएक्शन हुई है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, इसके गुणों में परिवर्तन होगा। और कॉमन सेंस से छोटी सी बात याद रखना भैया, जब गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, गुणों में जब परिवर्तन नहीं होता है, तो वो पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है, वो प्योरेस्ट स्टेज ऑफ सब्सटेंस होती है। ये पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था क्या हो गई, एलिमेंट, तत्व। क्यों, क्योंकि ये परमाणुओं का ज्यों का त्यों बिना अभिक्रिया के बना समूह है, इसमें परमाणुओं के गुणों में परिवर्तन नहीं आया है। तो तत्व जो है, एलिमेंट जो है, इट इज ए ग्रुप विदाउट रिएक्शन ऑफ एटम्स, बिना अभिक्रिया के बना समूह है परमाणुओं का। इसके गुणों में परिवर्तन नहीं, जहां गुणों में परिवर्तन नहीं, वो पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था है। तो अगर आपसे कोई पूछे पदार्थ की प्योरेस्ट स्टेज ऑफ सब्सटेंस जो है, पदार्थ की सबसे शुद्धतम जो अवस्था है वो क्या है, तो आप याद रखेंगे वो आपकी एलिमेंट है, वो आपके तत्व है। ठीक, और दूसरी तरफ हम मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर ग्रुप जो है अणु परमाणुओं में रिएक्शन होकर के बना है, इससे गुणों में चेंज आ जाता है, और ये पदार्थ की अशुद्ध अवस्था होती है। पदार्थ की क्या होती है, अशुद्ध अवस्था होती है। उसको मैं अब ये समझा दूंगा और अच्छे से डीपली जा करके। पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था की मैं हमने कहा यहाँ पर गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया भैया, यहाँ ये जो चीज हुई है, अणु जो बने हैं, ये गुण चेंज हुए, ये अशुद्ध। इसलिए याद रखना, अणु जो है किसी पदार्थ के अधिकतम गुणों का अध्ययन करता है, क्योंकि इसमें गुण बदले हुए हैं। किसी पदार्थ के अधिकतम गुणों का अध्ययन करता है, और हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि लगभग पूरे गुणों या सभी गुण धर्म जो है, या पूरी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज अगर किसी पदार्थ की अगर पाई जाती हैं, तो वो अणु में पाई जाती है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की पूरी प्रॉपर्टीज अगर आपको निकालना है तो उसके अणु में देखिए, और किसी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था देखना है तो उसका तत्व देखिए। बस इतनी सी बात है, ये छोटा सा पॉइंट था जो हमको याद रखना था, ये मैंने आपको समझाया, यहाँ याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, छोटा सा अंतर है एलिमेंट में और काय में, मॉलिक्यूल में। इनमें छोटा सा अंतर है, उस अंतर को आइए हम समझते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट के लिए हम यहाँ लिख देंगे ई, है ना, और अणु के लिख लिए लिख देंगे हम
एम मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट। ध्यान से देखना। हमने अभी बताया था कि एलिमेंट जो है ग्रुप ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, परमाणुओं का समूह, दोनों परमाणुओं के समूह। बट यहाँ हमने ध्यान रखना, ये बिना अभिक्रिया, एलिमेंट जो है विदाउट रिएक्शन है, यहाँ अभिक्रिया नहीं है। जबकि अभिक्रिया के द्वारा परमाणुओं का जो समूह है वो अणु कहलाता है। ये हमने आपको बता दिया था, ये आपको याद रखना। फिर दूसरा हमने अंतर बताया था काय काय में, एलिमेंट में और मॉलिक्यूल में। क्या अंतर बताया था कि ये प्योरेस्ट है, शुद्धतम अवस्था है, कौन, एलिमेंट यानी कि तत्व। जबकि ये इम्प्योर अवस्था है, ये अशुद्ध अवस्था है, कौन, मॉलिक्यूल। ठीक, पहले भी हमने आपको बताया था प्योर अवस्था है मतलब इसके गुणों में जो गुण होते हैं, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। जबकि हमने यहाँ बताया था यहाँ पर परिवर्तन आता है। मॉलिक्यूल जो है इसमें प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पीछे हमने आपको बताया। फिर तत्व जो है एलिमेंट के साथ कभी भी नंबर, यानी कि हमने अभी आपको बताया कभी भी इसके साथ संख्या जो है वो नहीं लिखा जाता है, इसके साथ जो नंबर है वो नहीं लिखा जाता। ठीक है, बट यहाँ पर संख्या जो है उसको शो करते हैं, नंबर को क्या करते हैं, लिखते हैं, कहां पर, मॉलिक्यूल में। जैसे O प्लस O क्या बन गया, O2, तो O2 हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, O क्या हो गया, C प्लस O क्या हो गया, CO हो गया, C प्लस O CO2 हो गया, O प्लस O O3 हो गया, है ना। लेकिन तत्व को सिंपल लिखते हैं FeClH, है ना, ये तत्व है, ध्यान रखना। तो तत्व के साथ कभी भी नंबर नहीं लिखी जाती है, उसका संख्या जो है नहीं लिखा जाता है, ये हमने अभी आपको समझा दिया, याद रखना है ये छोटी सी बात। ठीक है, तत्व के साथ नंबर नहीं लिखी जाती, यहाँ पर संख्या नहीं लिखते, नंबर नहीं लिखते, लेकिन मॉलिक्यूल के साथ संख्या लिखते हैं। आगे देखिए, ये दोनों को साथ पढ़ा रहे हैं हम, फिर अभी सेपरेट भी पढ़ाएंगे। तत्व जो होता है, एलिमेंट जो होता है वो हमने कहा सेम एटम्स से बनता है, समान परमाणुओं से बनता है ना। और इसलिए परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। एलिमेंट जो है सेम एटम से मिलकर के बनता है, एटॉमिक नंबर भी इसका क्या होता है, सेम होता है, समान परमाणुओं से बना तो परमाणु क्रमांक भी समान। इसलिए हमेशा ये होमो एटोमिक होता है, हमेशा क्या होता है, होमो एटोमिक होता है, ध्यान रखना, सम परमाणविक होता है। ये तत्व की चर्चा है। जबकि हम अणु की अगर बात करें तो अणु में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर अणु में कैसा डिफरेंस आ जाता है कि भाई मॉलिक्यूल जो होता है ये होमो एटोमिक भी होते हैं और हेट्रो एटोमिक भी होते हैं, यानी कि सम परमाणविक भी होते हैं और विषम परमाणविक होते हैं। बट जब हमने कहा एलिमेंट, एलिमेंट जो है ओनली ऑन कैसा होता है, होमो एटोमिक, केवल सम परमाणु। तो अणु दोनों प्रकार से, अणु समान प्रकार के परमाणुओं से भी बनता है और असमान प्रकार के परमाणुओं से भी बनता है। तो चूंकि जब ये समान प्रकार के परमाणुओं से बनता है तो होमो एटोमिक, और असमान प्रकार के परमाणुओं से बन जाए तो हेट्रो एटोमिक बन जाएगा। ठीक, समपरमाणविक जैसे O2 OO, N2 NN, O3 OOO, H2 HH, ये क्या होगा, होमो एटोमिक। जब विषम परमाणविक की आप चर्चा करोगे तो C प्लस O CO, HHO H2O, COO CO2, ये हेट्रोएटोमिक। ये डिफरेंस है, मैं आपको बताया। क्लियर है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर होंगी, कोई डाउट वगैरह जो है यहाँ नहीं होगा।
ई मीन्स एलिमेंट और एम मीन्स मॉलिक्यूल। ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तत्व और अणु दोनों तो हमने पढ़ लिए, ये भी बेचारे मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ध्यान रखना, ये तत्व और अणु दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। एक छोटी सी चीज और अपन समझेंगे अब यहाँ, ध्यान से सुनते जाना। हमने पीछे आपको तत्व की चर्चा करी। हाँ, अब ये तत्व और अणु ये जुड़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट और मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ऐड हो, ये जुड़ करके क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे ये दोनों। और जुड़ करके जब ये समूह बनाएंगे तो फिर दो चीजें होंगी, या तो रिएक्शन होगी या तो रिएक्शन नहीं होगी। जब ये दोनों जुड़ करके जब ये दोनों जुड़ करके बिना अभिक्रिया का समूह बनाए, मतलब विदाउट रिएक्शन ग्रुप बनाएगा, जब ये दोनों जुड़ करके बिना अभिक्रिया का समूह बनाए तो ये बनाते हैं मिक्सचर, मिश्रण बनाते हैं। ध्यान देना, ये क्या बनाते हैं, फिर मिश्रण बना देते हैं, ठीक। बिना अभिक्रिया का समूह क्या हो गया, मिश्रण, विदाउट रिएक्शन। और जब ये दोनों मिलकर के अभिक्रिया के द्वारा समूह बनाए, एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऐड होकर के ग्रुप बनाए विद रिएक्शन, अभिक्रिया के साथ, तो फिर ये कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड। ध्यान रखना। तो फिर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो बेसिक अंतर, अब एक चीज और अपन ने सीख ली कि भाई कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। यौगिक तत्व और अणु मिलकर, तत्व और अणुओं के द्वारा बिना अभिक्रिया के अभिक्रिया के द्वारा जब तत्व और अणु मिल करके अभिक्रिया करके एक समूह बनाते हैं तो वो कंपाउंड होता है, यौगिक बनता है। और जब तत्व और अणु यानी एलिमेंट और मॉलिक्यूल ग्रुप बनाए लेकिन बिना अभिक्रिया के, विदाउट रिएक्शन, तो वो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। इसके बहुत अच्छे उदाहरण हम समझे, जैसे मिश्रण में और इसमें एक अंतर आ जाता है छोटा सा। क्या अंतर आ जाता है, बड़े ध्यान से समझने का है, बड़े ध्यान से देखने का, कि भैया जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो ये विदाउट रिएक्शन है। हमने अभी आपको बात करी कि यहां पर हमने रिएक्शन नहीं हो रही है, रासायनिक जो अभिक्रिया की हमने वहां बात करी थी वो नहीं हो रही है, जबकि कंपाउंड में हमने अभी आपसे कहा था रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो घटित होगी। ध्यान रखना। तो मिक्सचर जो है इसमें हमने कहा नंबर नहीं लिखेंगे आप, इसमें इसकी संख्या नहीं लिखती है, ध्यान रखना। यहाँ पर नंबर नहीं लिखा जाता, ठीक है। जब नंबर नहीं लिखा जाता है तो निश्चित सी बात है इनका निश्चित अनुपात जो आप सोचो परसेंटेज वो है वो नहीं होगा। जिसका निश्चित अनुपात नहीं होगा उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। हमने कहा जब आप नंबर नहीं लिखोगे तो कोई फिक्स रेशियो जो है वो नहीं होगा। और जब फिक्स रेशियो नहीं होगा तो आप इसका क्या फॉर्मूला लिख लोगे क्या, नहीं सर, इसका फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे, सिंपल सी बात है। तो निश्चित अनुपात नहीं है, निश्चित रेशियो नहीं है, निश्चित परसेंटेज नहीं है, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अनिश्चित अनुपात में संयोग होता है। क्या होता है ये, अनिश्चित अनुपात में संयोग है ना, ये अनिश्चित अनुपात में संयोग। तो तत्व और अणुओं का अनिश्चित अनुपात में संयोग बिना अभिक्रिया के मिक्सचर है, मिश्रण है। ध्यान रखना, रेशियो फिक्स नहीं है, नंबर लिखा नहीं जाएगा, फॉर्मूला होता नहीं है। इसके बहुत अच्छे उदाहरण जैसे नमक प्लस पानी, है ना, Cu प्लस Zn, है ना, तो क्या बन गया, पीतल बन गया। नमक प्लस पानी का मिश्रण बन गया, ये सब क्या है, मिश्रण है। वहीं जब आप दूसरी तरफ जाओ, जब आप दूसरी तरफ जाओ कंपाउंड की हम बात करें, कंपाउंड में बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है,
अभिक्रिया हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आप नंबर तो लिखोगे, कितने अनुपात में कौन चीज है, नंबर लिखोगे, फिक्स रेशियो रहेगा जिनको आपने मिलाया है, फिक्स रेशियो रहेगा। और जब फिक्स रेशियो रहेगा तो इसका फॉर्मूला भी क्या करोगे, लिखोगे, फिक्स रेशियो रहेगा, है ना, फिक्स परसेंटेज ऑफ वो रहेगा। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पर हमने कहा संख्या लिखते हैं, संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, और मैंने कहा संख्या लिखेंगे तो निश्चित अनुपात है, फिक्स रेशियो है, तो फिक्स रेशियो है तो फॉर्मूला लिखा जाएगा, सिंपल। श्रीराम। तो यौगिक को हम निश्चित अनुपात में संयोग कह सकते हैं, है ना, फिक्स रेशियो में एडिशन कह सकते हैं किसका, मॉलिक्यूल्स का और एलिमेंट का, ध्यान रखना। ये छोटी सी बात थी, छोटी सी चर्चा थी, है ना। इसके उदाहरण जैसे HNO3 फिक्स रेट है, H1N1O3 फिक्स रेशियो है, H2SO4 में H2 है, S1 है, और O 4 टाइम्स है। तो ये हम समझ रहे हैं, ये बेसिक डिफरेंस जो है हमने समझ लिया काय में, एलिमेंट प्लस अणु जब हमने मिलके बनाए तो मिक्सचर और यौगिक क्या होता है वो हमने समझ लिया। ये मोटा मोटी हमने चीजें आपको अभी बताई हैं ऊपर ऊपर, या पूरा ना पढ़ पाओ तो ये जो चीज हमने आपको अभी पढ़ाई है, रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, मोटा मोटी ऊपर ऊपर, समय ना मिले पढ़ने का तो केवल यही चीज फ्लो चार्ट देख के अगर आप चले जाओगे, मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो छूटेगी। अब हम थोड़ा सा डीपली गहराई में जाकर के पढ़ेंगे, तो वो ये लिखे हुई है चीजें, तो यहाँ से हम देखते हैं तत्व क्या है, कब इसकी खोज हुई थी, और भी अन्य चीजें, इसको जरा हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पीछे। चले, एलिमेंट तत्व, तत्व के संबंध में सबसे पहले जानकारी रॉबर्ट बॉयल नामक जो एक व्यक्ति है, महोदय है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने तत्व के विषय में 1661 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट बॉयल इन 1661 was the first person to use the term element। फिर एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आए जिनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवो लेवाइजर, एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि भैया देखें, जो तत्व है ये पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू एंटोनियो लेवोजिर, an element is the basic form of matter, an element is the basic form of matter which cannot be divided into other simpler substance। तत्व को और ज्यादा छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है किसी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के जरिए। ये लेबोजियर ने ये परिभाषा दी। और परिभाषा हम देखें तो वास्तव में हम ये कह सकते हैं एक अन्य सामान्य परिभाषा के तौर पर के देखो, तत्व जो है वो मूलभूत द्रव्य है जो केवल केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है। सबसे अच्छी परिभाषा यही है ना। तो एक्चुअली an element is the fundamental matter which is composed of only one type of composed of only one type of atom। ये बहुत अच्छी परिभाषा जो हमने पीछे आपको सुनी। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के हिसाब से अगर आप जाएं, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व जो है पदार्थ या वो द्रव्य है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश जो है कैसा होता है। According to electron structure, an element is the substance, or we can say matter, in which each atom has the same nuclear charge। तो हमने आपको पहले ही बताया भैया, एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के जैसे उसके परमाणु के जैसा ही होगा, सेम टू सेम। जैसे हम उदाहरण की बात करें, ऑक्सीजन, डायमंड, ग्रेफाइट, रेड फॉस्फोरस वगैरह, ये सब क्या है, तत्व है। ध्यान रखिए। ठोस और भी
ठोस जैसे एल्यूमिनियम की चर्चा करें हम, फेरस की बात करें, आयरन की बात करें, गोल्ड ओरम की बात करें, सिल्वर एजी की चर्चा करें, या ये तो चलो ठोस हो गए, या हम द्रव यानी कि लिक्विड जैसे बात करें, मरकरी, एच ब्रोमीन, बीआर, और गैसों की चर्चा करें, गैसें जैसे ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये सब क्या है? तत्व है ना? ये सब तत्व कहलाते हैं। एक छोटी सी चीज याद रखना, वर्तमान में, आज की डेट में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए काम में है। वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है ना? इसमें से 98 तत्व प्रकृति में क्या हो रहे हैं? पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व जो है कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए हैं। At present, there are 118 elements have been discovered. Out of them, 98 elements are found in nature, while the remaining elements have been artificially synthesized. है ना? ये याद रखना, छोटी सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। तत्व 118 तत्वों की आवर्त सारणी आगे हम पढ़ेंगे तो डिटेल वाइज उसमें देखेंगे, है ना? याद रखना। क्या होता है, कुछ तत्वों के प्रतीकों को हम लैटिन भाषा, जर्मन भाषा या ग्रीक भाषा में उनके जो नामों से उनको बनाया गया है। तो किसी प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा बड़े या कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं। ये उसका तरीका होता है लिखने का। और जब हम तत्वों को बांटते हैं तो तत्व भी भैया अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। तत्वों को जब हम डिवाइड करेंगे तो तत्वों का वर्गीकरण जब हम देखेंगे, तत्वों को हम 3 टाइप्स में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, है ना? वो कौन कौन होते हैं तत्व? हमने कहा हम तत्वों को 3 कैटेगरी में बांट के रखते हैं। तत्व कितने कैटेगरी के होते हैं हमारे हिसाब से? 3। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं धातु मेटल्स, दूसरे होते हैं अधातु नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स। ये 3 प्रकार के जो है तत्व जो है हम क्या करते हैं? बांट के 3 भागों में रखते हैं एलिमेंट। जब हम तत्वों का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें अलग से धातु को पढ़ेंगे, अधातु को पढ़ेंगे, उपधातु को पढ़ेंगे, इन सब चीजों को हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये तत्व की डिटेल थी, हमने पीछे आपको बताई। कुछ तत्व जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके चिन्ह जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। जरा ध्यान से एक बार अगर आप उनको देख लें तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स जो है स्क्रीन पर आप देखिए जरा। याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम Al है, ऑर्गन Ar है, बेरियम Ba है, बोरॉन B है, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण गोल्ड ओरम Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा प्लम्बम Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर चांदी Ag, अर्जेंटम उसको बोलते हैं, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। इस तरीके से ये एलिमेंट है और उसका सिंबल है, ध्यान रखना। ठीक है। ये तत्वों के विषय में आपने जाना। फिर यौगिक। यौगिक क्या हो? यौगिक में हम कहें, यौगिक एक प्रकार का ये भी शुद्ध पदार्थ है। ये दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। ठीक है, यौगिक बन जाता है, ध्यान रखना। मैंने पीछे भी आपको संभवतः बताया है। ये देखिए, यौगिक तत्व और अणु, है ना, जब रासायनिक क्रिया करते हैं एक निश्चित अनुपात में, तब हमने आपसे कहा था क्या बनता है? यौगिक बनता है। चर्चा करी तो वही चीज यहाँ। ठीक है, तो ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। A compound is a pure substance formed by chemical combination of two or more elements, or we can say molecules,
इन डेफिनेट रेशियो, निश्चित अनुपात, वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। यौगिक क्या है? यौगिक का संगठन जो होता है हमेशा निश्चित होता है ना? तो द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज डेफिनेट, सेम एवरीवेयर, सब जगह समान होता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, ध्यान रखना। तो इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ध्यान रखना, उससे थोड़े से भिन्न होते हैं क्योंकि नई चीज बनेगी, के गुण अलग होंगे। तो उदाहरण देखिए आप, जैसे जल H2O, मीथेन CH4, सुक्रोज C12H, ये लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो आप ध्यान रखना, सुक्रोज C12H22O6, इसको ऐसे लिखा जाता है। जल यानी कि H2O, मीथेन यानी कि CH4 ऐसे लिख देते हैं, सुक्रोज C12H22 और O11 तरीके से लिख, NaCl नमक, बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 इज बेकिंग सोडा। ये सब जो है उदाहरण है काय के है, यौगिक के, ना ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड है। सब काय के उदाहरण है, कंपाउंड के उदाहरण हमने आपको, ठीक है। तो किसी भी यौगिक में जो अवयवी तत्व हैं, जैसे H2O में H और O, है ना, ये दोनों चीजें किसी यौगिक के जो घटक हैं या अवयवी तत्व हैं, उनको रासायनिक या विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा हम अलग भी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि भौतिक विधियों के द्वारा आप अलग कर पाओ, तो नहीं। दी कंपोनेंट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, बट नॉट बाय फिजिकल मेथड। अगर आपको H2O में से H अलग करना है और O अलग करना है, केमिकल रिएक्शन गर्म कर दो। CH4 में भी, NaHCO3 में भी यही चीज होती है। ध्यान रखना, ये होमोजीनस होता है, ये समांग होता है यौगिक, ध्यान रखना। तो किसी यौगिक के भीतर, किसी यौगिक के भौतिक और रासायनिक जो गुण धर्म होते हैं उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, ये हमने पहले भी बताया है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कांस्टीट्यूएंट एलिमेंट, है ना, ये हमें याद रखना है। और यौगिकों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ध्यान रखना, यौगिक जो है पुनः दो प्रकार के होते हैं। यौगिक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। तो यौगिक होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक, दूसरे होते हैं अकार्बनिक जिनको हम इनऑर्गेनिक। ये दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक जिसमें मुख्य अव मुख्य अवयव जो है वो क्या होता है, कार्बन होता है। ऑर्गेनिक में कार्बन इज द मेन कंपोनेंट, ध्यान रखना। और अकार्बनिक में कार्बन इज नॉट द मेन कंपोनेंट, कार्बन जो है मुख्य अवयव, बस। तो यौगिक दो टाइप के हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये यौगिक के विषय में हमने आपको बताया। फिर आई बात मिश्रण की, फिर अगली बात आती है काय की भैया, मिश्रण की। मिश्रण क्या है, कैसे चीजें करेगा, तो भी समझ। बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हम केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये है कि केमिस्ट्री में उतना ज्यादा सिलेबस तो आपका है नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो चीज ध्यान से। दूसरी चीज, अभी संभवतः ये कुछ केमिस्ट्री सरल लगेगी, लेकिन जब हम परमाणु संरचना का टॉपिक पढ़ेंगे, अगर वो ध्यान से आप नहीं देखोगे अगला टॉपिक, तो उसमें कठिनाई आएगी, है ना। तो मैं एक सलाह दूंगा आपको, हो सके तो ये टॉपिक तो ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, फिजिक्स के जैसे मिल गए, केमिस्ट्री के भी पूरे नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु तो दूसरे चैप्टर को, परमाणु संरचना वाले चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, उसमें क्या करना, आप लिख के उसको पढ़ना, तब आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि कठिनाई आती है उसमें कई बार।
बाकी सरल है, बाकी उतनी कठिनाई नहीं है केमिस्ट्री में, उतना ज्यादा है ही नहीं सिर्फ एग्जाम के लिए। चलो, अब बात कर रहे हैं मिक्सचर की, मिश्रण की। हमारे आसपास अधिकांश ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के घटकों के मिश्रण होते हैं, है ना। अतः मिश्रण जो है एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है, और इसमें जो घटक होते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, ना ध्यान रखना। तो मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, द रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स इज नॉट डेफिनेट, ये हम आपको पहले ही बता चुके। तो मिक्सचर कहा फिक्स नहीं है, हमने पहले ही बोला था कि नंबर यहाँ लिखा नहीं जाएगा। इसके बहुत अच्छे उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे विभिन्न गैसें, है ना, विभिन्न गैस है। जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें, है ना, आप नाइट्रोजन की बात करें, आप CO2 की बात करें, अगर इनका आप क्या बना दो, एक मिक्सचर बना दो, इनको आप मिक्स कर दो और एक गुब्बारे में भर दो इसमें, तो ये जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है, ये क्या कहलाता है, ये एयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वायु कहलाता है, ध्यान रखना। विभिन्न गैसों का, है ना, ये क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। ये वायु में जो है, आप कहोगे क्या कोई फिक्स रेशियो है क्या? नहीं है। वायु का कोई आप नंबर लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। क्या एयर का कोई फॉर्मूला लिख दोगे आप? नहीं लिख दोगे। सिंपल सी बात है। जैसे हम समुद्री जल की बात करें, हम खनिजों की बात करें, हम मृदा यानी मिट्टी की बात करें, तो सी वाटर, मिनरल, सोयल, ये सब के सब क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है? ये मिक्सचर है, मिश्रण है, ध्यान रखना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिश्रण होते हैं उनको उनके घटकों में सरल भौतिक विधियों तथा यांत्रिक विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स एंड मैकेनिकल मेथड्स, ध्यान रखना। और मिश्रण के अब हम प्रकार देखेंगे, तो मिश्रण में उपस्थित घटकों की प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से प्रकार हैं? एक होता है समांगी यानी कि होमोजीनस, और दूसरा होता है विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनस, है ना। तो मिश्रण जो है वो दो प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। समांगी सम अंग है, विषमांगी जिसके विषम अंग है, तो भी हम जरा समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या है ना, उनको हम, चलिए ध्यान से देखें। मैंने कहा मिश्रण दो प्रकार, समांगी होमोजीनस, ठीक, और दूसरा हमने कहा विषमांगी यानी कि हेट्रोजीन, दो टाइप का मिश्रण। आइए इनको समझते हैं कि भाई समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बड़े ध्यान से समझ। समांगी मिश्रण जो होता है, बहुत ध्यान से देखना, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग में घटकों का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, वो समांगी मिश्रण। ध्यान रखना, घटकों का वितरण कैसा होता है, समान। उदाहरण जैसे पानी प्लस नमक मिला दूं और पानी प्लस शक्कर मिला दूं, बर्तन में आपने पानी और शक्कर मिला दिया, पानी और नमक
अगर आपने क्या कर दिया, मिला दिया, तो समान वितरण हो, समान वितरण। एक पॉइंट ये याद रखना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट। बट वही वितरण यहां समान नहीं होता है, यहां असमान होता है, मतलब इक्वल नहीं होता है, समान नहीं। उदाहरण जैसे पानी और मिट्टी, पानी और मिट्टी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट होगा, पानी प्लस नमक घुल जाएगा, पानी प्लस शक्कर घुल जाएगा। बट पानी और मिट्टी, मिट्टी घुल जाएगी क्या पानी में? पानी अलग समझ में आएगा, मिट्टी अलग समझ में आएगी। पानी और तेल या पानी और घी, इस प्रकार का मिश्रण जब होगा तो आपको पानी अलग समझ में आएगा, तेल अलग समझ में आएगा, घी अलग समझ में आएगा। मतलब विषमांगी मिश्रण को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। हेट्रोजीनस जो मिक्सचर है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, है ना, उसको पहचाना जा सकता है, अलग किया जा सकता है। बट समांगी मिश्रण में घटकों, कंपोनेंट्स को अलग अलग आप नहीं पहचान सकते। इसके कंपोनेंट्स जो है, दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, किसके? समांगी मिश्रण। ये छोटा सा अंतर है, ये याद रखना, ठीक है। समांगी और विषमांगी में अंतर। समांगी के उदाहरण जैसे एयर, सीमेंट, एक्सप्लोसिव, एल्कोहल प्लस पानी, सभी मिश्र धातु, मिस मेटल्स, विलियंस सॉल्यूशंस जो होते हैं, एयर प्लस NH3, वायु में अमोनिया का मिश्रण, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। आप इनको कैन नॉट आइडेंटिफाई, पहचान नहीं सकते। बट विषमांगी मिश्रण जैसे बालू प्लस पानी, रेत, सैंड, अलग समझ में आ जाएगा, पहचान सकते हैं। नमक और लोहा बुरादा, आयरन पाउडर, इसको मिलाओ, अलग भी कर सकते हैं। सल्फर प्लस आयरन पाउडर, इनको भी आप अलग से पहचान सकते हैं। ये समांगी और विषमांगी मिश्रण की हमने परिभाषा आपको समझाई। समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से विधिवत तरीके से और समझाने का आपको प्रयास करेंगे, बड़े ध्यान से आप देखना। तो हम बात कर रहे हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनस, ठीक, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, अब भी पीछे हमने बताया था ना, दोबारा इसलिए बता रहे ताकि रिवाइज हो जाए। या इसमें इन मिश्रणों का जो संघटन होता है वो सब जगह समान होता है। द कंपोजिशन ऑफ दीज मिक्सचर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। उदाहरण, जल में नमक, जल में चीनी, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, मेथेनॉल और जल, मेथेनॉल और वाटर, सिरका, विनेगर, टूथपेस्ट, है ना, ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण है। और क्या हो गया, टॉयलेट सोप, मृदु पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉयलेट सोप्स, ये क्या है? होमोजीनस, समांगी मिश्रण के उदाहरण, है ना। और याद रखना, ये जो समांगी मिश्रण है, इनको हम वास्तविक विलयन भी कह देते हैं, है ना। इनको हम ट्रू सॉल्यूशन भी इनको कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? इन विलयनों में विलेय के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम। इन दीज सॉल्यूशंस द डायमीटर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। विलेय के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? कम होता है। ये हमने आपको बताया। इसके बहुत अच्छे उदाहरण नीचे लिखे हैं। कॉफी, चाय, कॉफी पी लो, वाइन नहीं पियो, एयर, ब्रास, है ना, स्टील, नेचुरल गैस, विनेगर, ब्लड, ये सब क्या है? ये समांगी मिश्रण के उदाहरण है। ये क्या है? समांगी मिश्रण के उदाहरण। फिर आता है विषमांगी। अगला क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषम अंगी, इन मिश्रणों का संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता। द कंपोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। और इनमें भौतिक रूप से घटकों को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व फिजिकली। ये विषमांगी मिश्रण बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बहुत अच्छे उदाहरण भी आप जरा देखें ना, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे के चूर्ण का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन पाउडर। वायु में धूल कण, 10 पार्टिकल्स इन एयर,
नमक और सल्फर, सॉल्ट एंड सल्फर, जल और तिल, वाटर एंड ऑयल, कोलाइड, दूध और निलंबन यानी सस्पेंशन वगैरह, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण। हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये देखो चॉकलेट चिप, कुकीज, पिज्जा, सोडा विद आइस, टोस्टेड टोस्ट, सैलेड, सैंडविच एंड सो ऑन, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण को यहाँ आपको समझाया। अब मेरे हिसाब से आज क्लास को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन उसके आगे जो हमें पढ़ना है जरा उसको हम देख ले। देखो अब आपको आगे मिश्रण के पृथक्कारिणी विधियां, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जिसमें इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल, सब्लिमेशन, है ना, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन। और डिस्टिलेशन में भी तीन टाइप का, फ्रिक्शनल है, अंडर रिड्यूस प्रेशर है, स्टीम डिस्टिलेशन है। तीन चार मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बाष्पीकरण, अपकेंद्रण, पृथक्कारिणी की, ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्ण लेखन, बहुत सारी विधियां हैं, तो हमें समझना है ना। इनमें से जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो वो विधियां हम आपको समझा देंगे, और फिर उसके बाद अगला पोर्शन आएगा आपका, वो भी देख लो जरा। उसमें द्रव्य से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, आणविक द्रव्यमान है, औसत परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तुल्यांकी भार है। इन चीजों को हम समझने का कष्ट करेंगे, बड़े ध्यान से इनको आप देखिए। चलिए, तो मुझे लगता है आज की क्लास आप सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए पर्याप्त रही। सभी आप क्लास में जुड़े, इसका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।